45। प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण जहाँ की स्थावर संपत्ति दो या अधिक व्यक्तियों को प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है, और ऐसा प्रतिफल किसी ऐसी निधि में से दिया जाता है जो उनकी साझे की है। वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में वे ऐसी संपत्ति में उन हितों के क्रमशः हकदार होंगे जो उन हितों के यथाशक्य समान होंगे जिनके वे उस निधि में क्रमशः हकदार थे, और जहाँ की ऐसा प्रतिफल उसकी अपनी अपनी पृथक निधियों में से दिया जाता है। वहाँ कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वे ऐसी संपत्ति में हित के हकदार क्रमशः उसी अनुपात में होंगे जो प्रतिफल के उन अंशों का है जिन्हें उन्होंने क्रमशः दिया था। इस बात के बारे में साध्य के अभाव में कि उस निधि में वे किसी हित के क्रमशः हकदार थे या उन्होंने क्रमशः कितना कितना अंश दिया था, यह उपधारणा की जाएगी कि वे व्यक्ति उस संपत्ति में बराबर का हित रखते हैं। 46। सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरण जहाँ की स्थावर संपत्ति उसमें सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है। वहाँ कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वे अंतरक, जहाँ की उस संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के हों, वहाँ प्रतिफल में से बराबर बराबर अंश, और जहाँ की ऐसे हित असमान मूल्य के हों, वहाँ अपने अपने हितों के मूल्य के अनुपात में अंश पाने के हकदार हैं। दृष्टि क सुल्तानपुर मौज में क का अंश आधा और ख और ग में से हर एक का 1/4 है। वे इस मौज के 8वें अंश का लालपुर मौज में 1/4 अंश से विनिमय कर लेते हैं। कोई तत्प्रतिकूल करार नहीं है, इसलिए क लालपुर में 8वें अंश का और ख और ग हर एक उस मौज में 16वें अंश का हकदार है। ख अतरौली मौज में क जो आजीवन हित का, और ख और ग जो उस मौज के शेष भाग के हकदार हैं, उस मौज को 1000 रुपए में बेच देते हैं। क के आजीवन हित का मूल्य 600 रुपए और शेष भाग का मूल्य 400 रुपए अभिनिश्चित किया जाता है। क क्रय धन में से 600 रुपए और ख और ग 400 रुपए पाने के हकदार हैं। 47। सामान्य संपत्ति में के अंश का सहस्वामियों द्वारा अंतरण जहाँ की स्थावर संपत्ति के कई सहस्वामी उसमें के किसी अंश को यह विनिर्दिष्ट किए बिना अंतरित करते हैं कि वह अंतरण उन अंतरकों के किसी विशिष्ट अंश या अंशों पर प्रभावी होना है। वहाँ ऐसा अंतरण, जहाँ तक कि ऐसे अंतरकों के बीच का संबंध है, ऐसे अंशों पर, जहाँ की वे अंश बराबर थे, वहाँ बराबर बराबर, और जहाँ की वे अंश बराबर नहीं थे, वहाँ ऐसे अंशों के विस्तार के अनुपात में प्रभावी होता है। दृष्टि सुल्तानपुर मौज में क जो 8 आने के अंश का स्वामी है, और ख और ग जो हर एक 4 आने के स्वामी है, उस मौज का 2 आना अंश यह विनिर्दिष्ट किए बिना घ को अंतरित कर देते हैं कि उनके विभिन्न अंशों में किस में से यह अंतरण किया गया है। उस अंतरण को प्रभावी करने के लिए क के अंश से 1 आना अंश ख और ग के अंशों में से आधा आना अंश लिया जाएगा। 48। अंतरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्विकता जहाँ की किसी व्यक्ति द्वारा भिन्न समयों पर अंतरण द्वारा एक ही स्थावर संपत्ति में या पर अधिकार सृष्ट किया जाना तात्पर्यत है, और ऐसे अधिकार सब अपने पूरे विस्तार तक एक साथ अस्तित्वयुक्त या प्रयुक्त नहीं हो सकते। वहाँ पश्चात सृष्ट हर एक अधिकार पूर्वोत्तर अंतरितियों को बाध्य करने वाली कोई विशेष संविदा या आरक्षण न हो तो पूर्व सृष्ट अधिकारों को अध्ययन रहेगा। 49। बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरिती का अधिकार जहाँ की स्थावर संपत्ति प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है, और उस अंतरण की तारीख को ऐसी संपत्ति या उसका कोई भाग हानि या नुकसान के लिए, जो अग्नि से हो, बीमाकृत है, वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अंतरिती ऐसी हानि या नुकसान की दशा में यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी धन, जो अंतरक को उस पॉलिसी के अधीन वास्तव में प्राप्त होता है, या उसका उतना भाग, जितना आवश्यक हो, उस संपत्ति के यथापूर्वकरण में लगाया जाए। 50।
त्रुटियुक्त हक के अधीन धारक को सद्भावपूर्वक दिया गया भाटक किसी भी व्यक्ति पर किसी स्थावर संपत्ति के ऐसे भाटकों या लाभों का प्रभार न डाला जा सकेगा जो उसने सद्भावपूर्वक किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए हैं या परिदत्त कर दिए हैं, जिससे उसने ऐसी संपत्ति को सद्भावपूर्वक धारित कर रखा था, यद्यपि पीछे ये प्रतीत हो कि वह व्यक्ति, जिसे ऐसा संदाय या परिदान किया गया था, ऐसे भाटकों या लाभों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता था। दृष्टि। ख को क एक खेत 50 रुपए भाटक पर देता है और फिर खेत ग को अंतरित करता है। ख अंतरण की कोई सूचना न रखते हुए सद्भावपूर्वक क को भाटक दे देता है। ख इस प्रकार दिए गए भाटक से प्रभार्य नहीं है। 51 त्रुटियुक्त हकों के अधीन सद्भावपूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिवृद्धियां जबकि स्थावर संपत्ति का अंतरिति। सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि उस पर उसका आत्यंतिक हक है संपत्ति में अभिवृद्धि करता है, किंतु पीछे बेहतर हक रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा वह उससे बेदखल कर दिया जाता है, तब बेदखल करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करने का अंतरिति को अधिकार है कि वह या तो अभिवृद्धि के मूल्य को प्राकलित कराए और उसे अंतरिति को दिलाए या प्रतिभूत कराए, अथवा अपने उस हित को, जो उस संपत्ति में उसे हो, ऐसी अभिवृद्धि के मूल्य को दृष्टि में लाए बिना अंतरिति को तत्कालीन बाजार भाव पर बेच दें। जो रकम ऐसी अभिवृद्धि के लिए दी जानी या प्रतिभूत की जानी है वह बेदखली के समय का उसका प्राकलित मूल्य होगी, जबकि अंतरिति ने उस संपत्ति में पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन ऐसी फसल लगाई या बोई हो जो उसके वहां से बेदखल होने के समय उगी हुई है, तब वह ऐसी फसलों का और उन्हें एकत्रित करने और ले जाने के लिए संपत्ति पर अबाध रूप से आने जाने का हकदार है। 52 संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत की सीमाओं के अंदर प्राधिकारवान या केंद्रीय सरकार 3 द्वारा ऐसी सीमाओं के परे स्थापित किसी न्यायालय में ऐसे वाद या कार्यवाही के लंबित रहते हुए जो दुस्संदेहपूर्ण न हो और जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः प्रश्नगत हो, वह संपत्ति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबंधनों के साथ जैसे वह अधिरोपित करे अंतरित या व्ययनित की जाने के सिवाय ऐसे अंतरित या अन्यथा व्ययनित नहीं की जा सकती कि उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री या आदेश के अधीन जो उसमें दिया जाए अधिकारों पर प्रभाव पड़े। 4 स्पष्टीकरण किसी वाद या कार्यवाही का लंबन इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वादपत्र प्रस्तुत किया गया या वह कार्यवाही संस्थित की गई, और तब तक चलता हुआ समझा जाएगा जब तक उस वाद या कार्यवाही का निपटारा अंतिम डिक्री या आदेश द्वारा न हो गया हो और ऐसी डिक्री या आदेश की पूरी तुष्टि या उन्मोचन अभी प्राप्त न कर लिया गया हो या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिए विहित किसी अवधि के अवसान के कारण वह अनभिप्राप्य न हो गया हो। 53 कपटपूर्ण अंतरण। 1 स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है, ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा जिसे इस प्रकार विफल या देरी कराई गई है। इस उपधारा की कोई भी बात किसी सद्भावपूर्ण सप्रतिफल अंतरिति के अधिकारों का ह्रास न करेगी। इस उपधारा की कोई भी बात दिवाला संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। वह वाद जो किसी लेनदार ने जिस शब्द के अंतर्गत डिक्रीदार आता है, चाहे उसने अपनी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया हो या नहीं, किसी अंतरण को इस आधार पर शून्य कराने के लिए संस्थित किया है कि वह अंतरण अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है,
उन सब लेनदारों की ओर से या के फायदे के लिए संस्थित किया जाएगा। 2. स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो पाश्चिक अंतरिति को कपटवंचित करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है, ऐसे अंतरिति के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। प्रतिफल के बिना किया गया कोई अंतरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए केवल इस कारण से ही कपटवंचित करने के आशय से किया गया न समझा जाएगा कि कोई पाश्चिक अंतरण प्रतिफलार्थ किया गया था। 10.53 का भागिक पालन जहां की कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक निबंधन युक्त निश्चय के साथ अभिनिश्चित किए जा सकते हैं, और अंतरिति ने संविदा के भागिक पालन में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है। अंतरिति, जिसका कब्जा पहले से ही है, संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है और उस संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य कर चुका है, और अंतरिति संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका है या पालन करने के लिए रजामंद है। वहां इस बात के होते हुए भी कि एक जहां की अंतरण की कोई लिखत है, वहां पर अंतरण किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके लिए विहित रीति से पूरा नहीं किया गया है। अंतरक या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति अंतरिति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उस संपत्ति के विषय में जिस पर अंतरिति ने कब्जा ले लिया है या चालू रखा है, कोई भी ऐसा अधिकार जो संविदा के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित अधिकार से भिन्न है, प्रवर्तित कराने से विवर्जित होगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसे सप्रतिफल अंतरिति के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिससे उस संविदा या उसके भागिक पालन की कोई सूचना न हो। अध्याय 3 स्थावर संपत्ति के विक्रयों के विषय में। 54 विक्रय की परिभाषा। विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। विक्रय कैसे किया जाता है? ऐसा अंतरण 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या संपत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकेगा। मूर्त स्थावर संपत्ति का परिदान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा करा देता है। विक्रय संविदा स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा ये संविदा है कि उस स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधनों पर होगा। वह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार सृष्ट नहीं करती। 55 क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो स्थावर संपत्ति का क्रेता और विक्रेता क्रमशः उन दायित्वों के अध्ययन और उन अधिकारों से युक्त होंगे जो कि ठीक नीचे लिखे नियमों में या उनमें से ऐसी में जो बेची गई संपत्ति को लागू हो वर्णित हैं। 1 विक्रेता आबद्ध है कि वह क उस संपत्ति में या विक्रेता के उस संपत्ति पर के हक में किसी ऐसी तात्विक त्रुटि को जिसे विक्रेता जानता हो और क्रेता नहीं जानता हो और क्रेता जिसका पता मामूली सावधानी से नहीं लगा सकता था, क्रेता को प्रकट करे। ख उस संपत्ति संबंधी जो हक की दस्तावेजें विक्रेता के कब्जे या शक्ति में हो, उन सब को क्रेता को उसकी प्रार्थना पर परीक्षा के लिए पेश करे। ग उस संपत्ति या उस पर के हक के बारे में क्रेता द्वारा उससे पूछे गए सभी सुसंगत प्रश्नों का उत्तर अपनी पूरी जानकारी से दे। घ
कीमत की बाबत शोध्य रकम के संदाय या निविदा पर संपत्ति का उचित हस्तांतरण पत्र निष्पादित करे, जबकि क्रेता उसे उचित समय और स्थान पर निष्पादन के लिए विक्रेता को निवेदित करे। अगर विक्रय संविदा और उस संपत्ति के परिधान की तारीखों के बीच उस संपत्ति को और उस पर के हक संबंधी सब दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे में हों, ऐसी सावधानी से रखे जैसी मामूली प्रज्ञा वाला स्वामी ऐसी संपत्ति और दस्तावेजों को रखता। ऐसे अपेक्षित किए जाने पर क्रेता या तन्निर्दिष्ट व्यक्ति को उस संपत्ति पर ऐसे कब्जा दे जैसा संपत्ति को प्रकृति के अनुसार दिया जा सकता है। संपत्ति पर विक्रय की तारीख तक प्रोद्भूत शोध्य सब लोक प्रभारों और भाटक को, ऐसी संपत्ति पर सब विलिंगमों पर के व्यास को, जो ऐसी तारीख को शोध्य हो, वे और सिवाय उस दशा के जहाँ की संपत्ति विलिंगमों के अध्यधीन बेची गई हो, संपत्ति पर उस समय वर्तमान सब विलिंगमों को उन्मोचित कर दे। 2. ये समझा जाएगा कि विक्रेता क्रेता से यह संविदा करता है कि वह हित, जिसे विक्रेता क्रेता को अंतरित करने की प्रव्यंजना करता है, अस्तित्वयुक्त है और उसे अंतरित करने की शक्ति विक्रेता रखता है। परंतु जहाँ की विक्रय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वैश्वासिक हैसियत में किया जाता है, वहाँ ये समझा जाएगा कि वह व्यक्ति क्रेता से यह संविदा करता है कि विक्रेता ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे संपत्ति विलिंगमित हो गई है या जिससे वह उसे अंतरित करने से प्रतिबाधित हो गया है। इस नियम में वर्णित संविदा का फायदा अंतरिती की हैसियत में उस अंतरिती के हित के साथ उपाबद्ध रहेगा और जाएगा, और ऐसे हर एक व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकेगा जिसमें समय समय पर वह हित संपूर्णतः या उसका कोई भाग निहित हो। 3. जहाँ की विक्रेता को पूर्ण क्रय धन दे दिया गया है, वहाँ वह क्रेता को संपत्ति से संबंधित सब ऐसी हक की दस्तावेजों का भी परिधान करने के लिए आबद्ध है, जो विक्रेता के कब्जे या शक्ति में हो। परंतु जहाँ की विक्रेता ऐसी दस्तावेजों में समाविष्ट संपत्ति के किसी भाग को अपने पास प्रतिधृत करता है, वहाँ वह उन सब दस्तावेजों का प्रतिधारण करने का हकदार है। और जहाँ की ऐसी संपूर्ण संपत्ति विभिन्न क्रेताओं को बेची जाती है, वहाँ सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़े का क्रेता उन दस्तावेजों का हकदार है। किंतु दशा में विक्रेता और दशा में सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़ों का क्रेता यथास्थिति क्रेता की या अन्य क्रेताओं में से किसी एक की हर युक्तियुक्त प्रार्थना पर और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के खर्चे पर उक्त दस्तावेजों को पेश करने और उनकी ऐसी सही प्रतियां या उनमें से ऐसे उद्धरण जैसों की वह अपेक्षा करे, देने के लिए आबद्ध है। और इस बीच यथास्थिति विक्रेता या सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़े के क्रेता को उक्त दस्तावेजों, यदि वह ऐसा करने से अग्नि या अनिवार्य दुर्घटना द्वारा निवारित हो जाए, सुरक्षित, अरध और अविरूपित रखने होंगे। 4. विक्रेता हकदार है संपत्ति के तब तक के भाटकों और लाभों का जब तक उसका स्वामित्व क्रेता को संक्रांत न हो जाए। जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व पूरा क्रय धन दिए जाने के पूर्व क्रेता को संक्रांत हो गया है, वहाँ क्रय धन की रकम या उसके असंदत शेष भाग के लिए और उस तारीख से जिसको कब्जा परिधान किया गया है, ऐसी रकम या भाग पर ब्याज के लिए क्रेता या किसी भी अप्रतिफल अंतरिती या क्रय धन के असंदाय की सूचना रखने वाले किसी अंतरिती के हाथ में की उस संपत्ति पर भार का। 5. क्रेता आबद्ध है कि वह संपत्ति में विक्रेता के हित की प्रकृति या विस्तार के बारे में ऐसा तथ्य जिसे क्रेता जानता है किंतु जिसे उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रेता नहीं जानता है और जिससे ऐसे हित के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, विक्रेता को प्रकट करे। विक्रय के पूरा होने के समय और स्थान पर विक्रेता या तन्निर्दिष्ट व्यक्ति को क्रय धन का संदाय या निविदा करे, परंतु जहाँ की संपत्ति विलिंगमों से मुक्त बेची जाती है,
वहां विक्रय की तारीख पर संपत्ति पर वर्तमान किन्हीं विल्लिंगमों की रकम क्रेता क्रय धन में से प्रतिधारित कर सकेगा, और इस प्रकार प्रतिधारित रकम का संदाय उन व्यक्तियों को करेगा जो उसके लिए हकदार हैं। ग जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को संक्रांत को गया है, वहां संपत्ति के ऐसे नाश, ऐसी क्षति या मूल्य में ऐसी गिरावट से, जो विक्रेता द्वारा कारित न हो, उद्भूत किसी हानि को सहे। घ जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को संक्रांत हो गया है, वहां जहाँ तक कि उसका और विक्रेता के बीच का संबंध है, वे सब लोग प्रभार और भाटक जो उस संपत्ति के बारे में देय हो जाएं, और जिन किन्हीं विल्लिंगमों के अध्यधीन संपत्ति बेची गई है, उन मध्य शोध्य मूलधन और उन पर तत्पश्चात प्रोद्भवमान शोध्य ब्याज दे। 6. क्रेता हकदार है। क जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व उसको संक्रांत हो गया है, वहां संपत्ति में किसी अभिवृद्धि का या उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का फायदा उठाने का और उसके भाटकों और लाभों का। ख जब तक कि उसने संपत्ति का परिदान प्रतिगृहीत करने से अनुचित रूप से इनकार न कर दिया हो, विक्रेता और उससे व्युत्पन्न अधिकाराधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के विरुद्ध संपत्ति में विक्रेता के हित के विस्तार तक दो किसी क्रय धन की उस रकम का, जो क्रेता ने परिदान की पूर्वाशा में उपयुक्त रूप से दे दी हो, और ऐसी रकम पर ब्याज का भार उस संपत्ति पर डालने का, तथा जबकि उसने परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए उपयुक्त रूप से इनकार कर दिया हो तब। अग्रिम धन का भी, यदि कोई हो, भार और संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने के या उसके विखंडनार्थ डिक्री अभिप्राप्त करने के बाद के उसके पक्ष में अधिनिर्णीत खर्चे का भी, यदि कोई हो, भार उस संपत्ति पर डालने का। जिन बातों के प्रकट करने का इस धारा के पैरा 1 खंड क और पैरा 5 खंड क में वर्णन है, उनके प्रकट करने का लोप करना कपटपूर्ण है। 56. पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में क्रेता उक्त बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति या संपत्तियों से, जहां तक कि उससे या उनसे उसकी तुष्टि हो सकती है, तुष्टि कराने का हकदार है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे बंधकदार के या उससे व्युत्पन्न अधिकाराधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के या उक्त संपत्तियों में से किसी में प्रतिफलार्थ हित अर्जित करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विक्रय पर विल्लिंगमों का उन्मोचन। 57. विल्लिंगमों और उनसे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा उपबंध का, जहाँ की स्थावर संपत्ति, जो किसी विल्लिंगम के, चाहे वह तुरंत देय हो या नहीं, अध्यधीन है, किसी न्यायालय द्वारा या किसी डिक्री के निष्पादन में या न्यायालय से बाहर बेची जाती है, वहां विक्रय के किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, 1. उस संपत्ति पर भारित वार्षिक या मासिक राशि, या उस संपत्ति में के अवधारणीय हित पर भारित मूलधन की दशा में इतनी रकम, जितनी न्यायालय ठीक समझे कि केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाने पर उनके ब्याज के सहारे वह उस भार को नीचा रखने या उसके लिए अन्यथा उपबंध करने को पर्याप्त होगी, तथा 2. उस संपत्ति पर भारित मूलधन की किसी अन्य दशा में उस विल्लिंगम को और उस पर शोध्य ब्याज को चुकाने के लिए पर्याप्त रकम न्यायालय में जमा किए जाने के लिए निर्देश या अनुज्ञा दे सकेगा। किंतु इन दोनों दशाओं में से हर एक में इतनी अतिरिक्त रकम भी, जितनी के बारे में न्यायालय समझता है कि वह संभावित अतिरिक्त खर्चे, व्ययों और व्यास के लिए और विनिधानों के अवक्षेप के सिवाय किसी अन्य आकस्मिकता के लिए भुगतान करने को पर्याप्त होगी, और जो मूल रकम के दशमांश से तब के सिवाय अधिक न होगी, जबकि न्यायालय विशेष कारणों के लिए, जिन्हें वह अभिलिखित करेगा,
ये ठीक समझता हो कि दशमांश से अधिक अतिरिक्त रकम अपेक्षित की जाए, न्यायालय में जमा की जाएगी। ख तदुपरि न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, और विल्लिंगमदार को सूचना देने के पश्चात जब तक कि न्यायालय विल्लिंगमदार को ऐसी सूचना का दिया जाना लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए अभिमुक्त न कर दे, संपत्ति को विल्लंघन से मुक्त घोषित कर सकेगा और ऐसा हस्तांतरण आदेश या निदान आदेश, जो विक्रय को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त हो, दे सकेगा और न्यायालय में जमा धन के प्रतिधारण और विनिधान के लिए निर्देश दे सकेगा। ग न्यायालय में के उस धन या निधि में हित या उन पर हक रखने वाले व्यक्तियों पर सूचना की तामील होने के पश्चात न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को उसके दिए जाने या अंतरित किए जाने के लिए निर्देश दे सकेगा जो उसे प्राप्त करने या उसके लिए उन्मोचन देने के हकदार हैं, और साधारणतया उस मूलधन या उसकी आय के उपयोजन या वितरण के बारे में निर्देश दे सकेगा। घ इस धारा के अधीन की गई किसी घोषणा, आदेश या निर्देश के विरुद्ध अपील उसी प्रकार होगी मानो वह डिक्री हो। अगर इस धारा में न्यायालय से अभिप्रेत है 1. अपने मामूली या गैर मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता हुआ उच्च न्यायालय। 2. जिला न्यायाधीश का न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है। 3. अन्य कोई न्यायालय जिसे समय समय पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम घोषित करे। अध्याय 4 स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय में। 58 बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा। का बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। अंतरक बंधककर्ता और अंतरिती बंधकदार कहलाता है। मूलधन और व्याज जिनका संदाय तत्समय प्रतिभूत है, बंधक धन कहलाते हैं और वह लिखत, यदि कोई हो, जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है, बंधक विलेख कहलाती है। ख सादा बंधक जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तितः आबद्ध करता है और अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर करार करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में उसके असफल रहने की दशा में बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का और विक्रय के आगमों को जहाँ तक वह आवश्यक हो बंधक धन के संदाय में उपयोजित कराने का अधिकार होगा। वहाँ वह संव्यवहार सादा बंधक और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाता है। ग सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जहाँ की कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है सशर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा। अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति को अंतरित कर देगा। वहाँ ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। परंतु ऐसा कोई भी संव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में सन्निविष्ट न हो जिससे विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्यत है। घ भोग बंधक जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को परिदत्त कर देता है या परिदत्त करने के लिए अपने को अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर आबद्ध कर लेता है।
और उसे प्राधिकृत करता है कि बंधक धन का संदाय किए जाने तक वह ऐसा कब्जा प्रतिधृत करे और उस संपत्ति से प्रोद्भूत भाटकों और लाभों को या ऐसे भाटकों और लाभों के किसी भाग को प्राप्त करे और उन्हें व्याज मध्य या बंधक धन के संदाय में या भागतः व्याज मध्य या भागतः बंधक धन के संदाय में विनियोजित कर ले, वहां वह संव्यवहार भोग बंधक और वह बंधकदार भोग बंधकदार कहलाता है। अगर अंग्रेजी बंधक जहां की बंधककर्ता बंधक धन का प्रतिसदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है और बंधक संपत्ति को बंधकदार को आत्यंतिक रूप से किंतु इस परंतु के अध्ययन अंतरित करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के संदाय पर बंधकदार उसे बंधककर्ता को प्रति अंतरित कर देगा, वहां वह संव्यवहार अंग्रेजी बंधक कहलाता है। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक जहां की कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों अर्थात कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 7 नगरों में से किसी में और किसी भी अन्य नगर में, जिसे 8 संपृक्त राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किसी लेनदार को या उसके अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति की हक की दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूति सृष्ट करने के आशय से परिदत्त करता है, वहां वह संव्यवहार हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक कहलाता है। 6. विलक्षण बंधक जो बंधक इस धारा के अर्थ में सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक नहीं है, वह विलक्षण बंधक कहलाता है। 59. बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए जहां की प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक है, वहां वह बंधक जो हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न है, बंधकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकेगा। जहां की प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये से कम है, वहां बंधक या तो उपर्युक्त जैसे हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित 10 रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या सिवाय सादा बंधक की दशा में के संपत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकेगा। 11 तारांकन 1259 का बंधककर्ताओं और बंधकदारों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें उनसे हक व्युत्पन्न हुआ है जब तक कि अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबंधित न हो। इस अध्याय में बंधककर्ताओं और बंधकदारों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत क्रमशः उन व्यक्तियों के प्रति भी निर्देश समझे जाएंगे जिन्हें उनसे हक व्युत्पन्न हुआ है। बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व 60. मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार मूलधन के शोध्य हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन को उपयुक्त समय और स्थान में देने या निवेदित करने पर यह अधिकार होता है कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि वह बंधककर्ता को बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित ऐसी सब दस्तावेजों का परिदान करे जो बंधकदार के कब्जे में या शक्ति में हो। जहां की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है, वहां बंधककर्ता को उस पर कब्जा परिदत्त करे और बंधककर्ता के खर्च पर या तो बंधक संपत्ति उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह निर्देशित करे प्रति अंतरित करे या ये लेखबद्ध अभिस्वीकृति की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है जो बंधकदार को अंतरित किया गया है, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे और जहां की बंधक रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत कराए। परंतु ये तब की इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्वापित न हो चुका हो। इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार मोचन अधिकार कहलाता है और उसे प्रवर्तित कराने का वाद मोचन वाद कहलाता है।
इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी उपबंध को अविधिमान्य कर देने वाली न समझी जाएगी जिसका ये प्रभाव है कि यदि वह समय निकल जाने दिया गया है जो मूलधन के संदाय के लिए नियत है या यदि ऐसा कोई समय नियत नहीं किया गया है तो बंधकदार ऐसे धन के संदाय या निविदा से पहले युक्तियुक्त सूचना पाने का हकदार होगा। बंधक संपत्ति के भाग का मोचन। इस धारा की कोई भी बात बंधक संपत्ति के अंश में ही हितबद्ध किसी व्यक्ति को बंधक मध्य अवशिष्ट शोध्य रकम के आनुपातिक भाग के संदाय पर अपने ही अंश का मोचन कराने का हकदार नहीं बनाएगी केवल वहां के सिवाय जहां की बंधकदार ने या यदि एक से अधिक बंधकदार हैं तो ऐसे सब बंधकदारों ने बंधककर्ता के उस अंश को पुनर्तः या भागतः अर्जित कर लिया है। 5160 का बंधककर्ता को प्रति अंतरण करने के बजाय किसी तृतीय पक्षकारों को अंतरण करने की बाध्यता। 1 जहां की बंधककर्ता मोचन के लिए हकदार है वहां उन किन्हीं भी शर्तों की पूर्ति पर जिनकी पूर्ति पर वह प्रति अंतरण कराने की अपेक्षा करने का हकदार हो जाता है वह बंधकदार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस संपत्ति को प्रति अंतरित करने के बजाय ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे बंधककर्ता निर्दिष्ट करे बंधक ऋण समुद्देशित करे और बंधक संपत्ति अंतरित करे तथा बंधकदार तदनुसार समनुदेशन और अंतरण करने के लिए आबद्ध होगा। 2 इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार बंधककर्ता और विल्लिंगमदार के होंगे और किसी मध्यवर्ती विल्लंगम के होते हुए भी बंधककर्ता द्वारा या किसी विल्लिंगमदार द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकेंगे किंतु किसी विल्लिंगमदार द्वारा की गई अपेक्षा बंधककर्ता द्वारा की गई अपेक्षा पर अभिभावी होगी और जहां तक विल्लिंगमदारों के बीच का संबंध है पूर्विक विल्लिंगमदारों की अपेक्षा पाश्चिक विल्लिंगमदार की अपेक्षा पर अभिभावी होगी। 3 इस धारा के उपबंध उस बंधकदार के बारे में लागू नहीं होते जिसका कब्जा है या रहा है। 60 ख दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार बंधककर्ता का उस समय तक जब तक उसका मोचन अधिकार बना रहता है ये हक होगा कि बंधक संपत्ति संबंधी जो हक की दस्तावेजें बंधकदार की अभिरक्षा या शक्ति में है उनका निरीक्षण और उनकी प्रतियां या संक्षिप्तियां या उनमें से उद्धरण सब युक्तियुक्त समयों पर अपनी प्रार्थना और अपने खर्च पर और बंधकदार के तन्निमित्त खर्चों और व्ययों को देकर कर ले। 61 पृथकतया या साथ साथ मोचन कराने का अधिकार वह बंधककर्ता जिसने 2 या अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष में निष्पादित कर दिए हैं तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो उस समय जब उन बंधकों में से 2 या अधिक बंधकों का मूलधन शोध्य हो गया हो ऐसे किसी एक बंधक का पृथकतः या ऐसे बंधकों में से एक साथ ही 2 या अधिक बंधकों का मोचन कराने का हकदार होगा। 62 कब्जा प्रत्युद्धरण का भोग बंधककर्ता का अधिकार भोग बंधक की दशा में बंधककर्ता को यह अधिकार है कि वह साथ बंधक विलेख और बंधक संपत्ति संबंधी सब दस्तावेजों के सहित जो बंधकदार के कब्जे या शक्ति में हो उस संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण कर ले। क जहां की बंधकदार संपत्ति के भाटकों और लाभों के बंधक धन का भुगतान स्वयं कर लेने के लिए प्राधिकृत है वहां तब जब ऐसे धन का भुगतान हो गया हो। ख जहां की बंधकदार ऐसे भाटकों और लाभों से या उनके किसी भाग से बंधक धन के केवल किसी भाग का भुगतान स्वयं कर लेने के लिए प्राधिकृत है वहां तब जब बंधक धन के संदाय के लिए विहित कालावधि का यदि कोई हो अवसान हो गया हो और बंधककर्ता बंधक धन या उसका कोई अतिशेष बंधकदारों को दे दे या निवेदित कर दे या जैसा कि इसमें पश्चात उपबंधित है न्यायालय में निक्षिप्त कर दे। 63 बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि जहां की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक चालू रहने के दौरान होती है वहां तक प्रतिकूल संविदा न हो तो मोचन किए जाने पर बंधकदार के विरुद्ध बंधककर्ता ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा।
अंतरित स्वामित्व के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि, जहाँ की ऐसी अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है और मूल संपत्ति का अपाय हुए बिना पृथक कब्जे या उपभोग के योग्य है, वहां उस अनुवृद्धि को लेने की वांछा करने वाला बंधककर्ता उसे अर्जित करने का व्यय बंधकदार को देगा। यदि ऐसा पृथक कब्जा या उपभोग संभव न हो तो वह अनुवृद्धि संपत्ति के साथ परिदत्त करनी होगी और बंधककर्ता दायी होगा कि ऐसी दशा में जब उस संपत्ति को नाश, संभरण या विक्रय से परिरक्षित रखने के लिए अर्जन आवश्यक हो, या ऐसी दशा में जब अर्जन बंधककर्ता की अनुमति से किया गया हो, उस अर्जन में लगे उचित खर्चों को उन पर उसी दर से जो मूलधन पर देय है, या जहां की ऐसी कोई दर नियत नहीं की गई है, वहां 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर दे। अंतिम वर्णित दशा में अनुवृद्धि में उत्पन्न होने वाले लाभ, यदि कोई हो, बंधकर्ता के नाम जमा किए जाएंगे। जहाँ की बंधक भोग बंधक है और अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है, वहां अनुवृद्धि से उद्भूत लाभ, यदि कोई हो, प्रतिकूल संविदा न हो तो ऐसे व्यय किए गए धन पर देय ब्याज मध्य, यदि कोई हो, मुजरा कर दिए जाएंगे। तारांकन 63 का बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि 1, जहाँ की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान की गई है, वहां मोचन पर बंधककर्ता तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अभिवृद्धि का हकदार होगा और बंधकर्ता केवल उपधारा 2 में उपबंधित मामलों को छोड़कर उसका खर्चा देने का दायी न होगा। 2, जहाँ की कोई ऐसी अभिवृद्धि बंधकदार के खर्च पर की गई थी और संपत्ति को नाश या क्षय से परिरक्षित करने के लिए आवश्यक थी या प्रतिभूति को अपर्याप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक थी, या किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी के विधिपूर्ण आदेश के अनुपालन में की गई थी, वहां तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधककर्ता दायी होगा कि अभिवृद्धि के उचित खर्चों को उसी दर से ब्याज सहित जो मूलधन पर देय है, या जहां की कोई ऐसी दर नियत नहीं है, वहां 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर दे तथा उस अभिवृद्धि के कारण प्रोद्भवमान लाभ, यदि कोई हो, बंधकर्ता के नाम जमा किए जाएंगे। 64, बंधकित पट्टे का नवीकरण, जहां की बंधक संपत्ति पट्टा है और बंधकदार उस पट्टे का नवीकरण अभिप्राप्त करता है, वहां बंधकर्ता द्वारा तत्प्रतिकूल संविदा न की गई हो तो मोचन पर नवीन पट्टे का फायदा उसे मिलेगा। 65, बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविदाएं तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो ये समझा जाएगा कि बंधककर्ता ने बंधकदार से संविदा की है कि का वह हित जिसे बंधककर्ता बंधकदार को अंतरित करने की प्रव्यंजना करता है अस्तित्वयुक्त है और उसे अंतरित करने की शक्ति बंधककर्ता को है। ख, बंधककर्ता बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक की प्रतिरक्षा करेगा या यदि बंधकदार का उस पर कब्जा है तो बंधककर्ता उसे उस हक की प्रतिरक्षा करने के योग्य बनाएगा। ग, जब तक बंधक संपत्ति पर बंधकदार का कब्जा नहीं है, तब तक संपत्ति की बाबत प्रोद्भवमान शोध्य सब लोक प्रभारों को बंधककर्ता देगा। घ, और जहाँ की बंधक संपत्ति पट्टा है, वहाँ उस पट्टे के अधीन देय भाटकों का संदाय, उसमें अंतर्विष्ट शर्तों का पालन और पट्टेदार को आबद्ध करने वाली संविदाओं का अनुपालन बंधक के प्रारंभ होने तक का किया जा चुका है, तथा बंधककर्ता उस समय तक, जब तक प्रतिभूति वर्तमान रहती है और बंधकदार का कब्जा बंधक संपत्ति पर नहीं है, पट्टे द्वारा या यदि पट्टे का नवीकरण कराया जाए तो नवीकृत पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक देगा। उसमें अंतर्विष्ट शर्तों का पालन करेगा और पट्टेदार को आबद्ध करने वाली संविदाओं का अनुपालन करेगा और उक्त भाटक के असंदाय के या उक्त शर्तों और संविदाओं के अपालन या अनुपालन के कारण जो दावे बंधकदार को भुगतने पड़े, उन सब के लिए बंधकदार की क्षतिपूर्ति करेगा।
अगर और जहाँ की वह बंधक उस संपत्ति पर द्वितीय या पाश्चिक विलंगम है, वहाँ बंधककर्ता हर एक पूर्विक विलंगम मध्य प्रोद्भवमान शोध्य व्यास जैसे और जब वह शोध्य हो जाए समय समय पर देगा, और ऐसे पूर्विक विलंगम मध्य शोध्य मूलधन का भुगतान उचित समय पर करेगा। इस धारा में वर्णित संविदाओं का फायदा बंधकदार के अपनी उस हैसियत के हित के साथ उपाबद्ध होगा और जाएगा, और ऐसे हर व्यक्ति द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकेगा जिसमें वह हित पुनर्तः या भागतः समय समय पर निहित हो। 165 का बंधककर्ता की पट्टा करने की शक्ति 1 उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन जब बंधककर्ता का बंधक संपत्ति पर विधिपूर्ण रूप से कब्जा हो, तब उसकी यह शक्ति होगी कि उसे पट्टों पर दे दे जो पट्टे बंधकदार पर आबद्ध कर होंगे। 2 का हर ऐसा पट्टा ऐसा होगा जो संपृक्त संपत्ति के प्रबंध के मामूली अनुक्रम में और किसी स्थानीय विधि रूढ़ि या प्रथा के अनुसार किया जाता। ख हर ऐसे पट्टे में वह सर्वोत्तम भाटक आरक्षित होगा जो युक्तियुक्ततः अभिप्राप्त किया जा सकता हो, और कोई भी प्रीमियम न तो दिया जाएगा और न उसके लिए वचन दिया जाएगा, तथा कोई भी भाटक अग्रिम देय नहीं होगा। ग किसी भी ऐसे पट्टे में नवीकरण के लिए प्रसंविदा अंतर्विष्ट नहीं होगी। घ हर ऐसा पट्टा ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो उसके लिए किए जाने की तारीख से 6 मास से अधिक पश्चात की न हो। अगर निर्माणों के पट्टे की दशा में, चाहे वे उस भूमि के जिस पर वे स्थित हैं सहित या बिना पट्टे पर दिए गए हों, पट्टे की अस्तित्वावधि किसी दशा में भी 3 वर्ष से अधिक की न होगी, और पट्टे में भाटक देने के लिए प्रसंविदा और उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर भाटक न चुकाए जाने पर पुनः प्रवेश करने की शर्त अंतर्विष्ट होगी। 3 उपधारा 1 के उपबंध केवल तभी और वहीं तक लागू होते हैं जब और जहां तक कि बंधक विलेख में कोई तत्प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त न किया गया हो, और उपधारा 2 के उपबंधों में फेरफार या उनका विस्तारण बंधक विलेख द्वारा किया जा सकेगा, और इस प्रकार फेरफार किए गए या विस्तारित उपबंध यावच्छिक्य वैसे ही प्रकार से और वैसी ही प्रसंगतियों, प्रभावों और परिणामों के सहित प्रवर्तित होंगे, मानो ऐसे फेरफार या विस्तारण उस उपधारा में अंतर्विष्ट हों। 66 कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यय बंधक संपत्ति पर कब्जा रखने वाला बंधककर्ता संपत्ति का क्षय होने देने के लिए बंधकदार के प्रति दायी नहीं होगा, किंतु वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संपत्ति के लिए विनाशक या स्थायी रूप से क्षतिपूर्ण हो यदि प्रतिभूति अपर्याप्त हो या ऐसे कार्य द्वारा अपर्याप्त कर दी जाएगी। स्पष्टीकरण प्रतिभूति इस धारा के अर्थ में अपर्याप्त है जब तक बंधक संपत्ति का मूल्य बंधक पर उस समय शोध्य रकम से 1/3 से, या यदि वह संपत्ति निर्माण है तो आधे से अधिक न हो। बंधकदार के अधिकार और दायित्व 67 पुरोबंध या विक्रय का अधिकार तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शोध्य हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए डिक्री दी जाने से या बंधक धन चुकाए जाने से या यथा एतस्म पश्चात उपबंधित तौर पर निक्षिप्त किए जाने से पहले किसी भी समय वह न्यायालय से यह डिक्री कि बंधककर्ता उस संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, या ये डिक्री कि वह संपत्ति बेच दी जाए अभिप्राप्त कर ले। डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद की बंधकर्ता बंधक संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, पुरोबंध वाद कहलाता है। इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि वह का सशर्त विक्रय वाले बंधकदार से भिन्न या ऐसे विलक्षण बंधक वाले बंधकदार से भिन्न जिसके निबंधन द्वारा वह पुरोबंध कराने का हकदार है,
किसी बंधकार को पुरोबंधवाद संस्थित करने या किसी भोग बंधकदार को अपनी वैसी हैसियत में या सशर्त विक्रय वाले किसी बंधकदार को अपनी जैसी हैसियत में विक्रय के लिए वाद संस्थित करने को प्राधिकृत करती है, अथवा ख उस बंधककर्ता को जो बंधकदार के अधिकार उसके न्यासधारी या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से धारित करता है और जो संपत्ति के विक्रय के लिए वाद ला सकता है, पुरोबंध वाद संस्थित करने को प्राधिकृत करती है, अथवा ग रेल, नहर या अन्य ऐसे रेल, नहर या अन्य ऐसे संकर्म के जिसके कायम रखने में जनता हितपद है, बंधकदार को पुरोबंध या विक्रय के लिए वाद संस्थित करने को प्राधिकृत करती है, अथवा घ बंधक धन के भाग मात्र में हितबद्ध व्यक्ति को बंधक संपत्ति के तत्सम भाग के संबंध में ही वाद संस्थित करने को प्राधिकृत करती है, जब तक कि बंधकदारों ने बंधककर्ता की सम्मति से बंधक के अधीन के अपने हितों को विभक्त न कर लिया हो। 167 का बंधकदार कई बंधकों के आधार पर एक वाद लाने को कब आबद्ध होता है जो बंधकदार एक ही बंधककर्ता द्वारा निष्पादित ऐसे 2 या अधिक बंधक धारण करता है, जिनमें से हर एक के विषय में उसे धारा 67 के अधीन एक ही किस्म की डिक्री अभिप्राप्त करने का अधिकार है, और जो उन बंधकों में से किसी एक के लिए ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद लाता है, तब तक प्रतिकूल संविदा न हो तो उन सब बंधकों के आधार पर जिनके बारे में बंधक धन शोध्य हो गया है, वाद लाने के लिए आबद्ध होगा। 168 बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार 1 बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार बंधकदार को निम्नलिखित दशाओं में ही है, अन्य दशाओं में नहीं, अर्थात क जहाँ की बंधककर्ता बंधक धन के प्रतिसदाय के लिए अपने आप को आबद्ध करता है। ख जहाँ की बंधककर्ता या बंधकदार के सदोष कार्य या व्यतिक्रम से भिन्न किसी हेतुक से बंधक संपत्ति पुनर्तः या भागतः नष्ट हो जाती है या प्रतिभूति धारा 66 के अर्थ के अंदर अपर्याप्त हो जाती है और बंधकदार ने बंधककर्ता को इतनी अतिरिक्त प्रतिभूति देने के लिए जितनी से कुल प्रतिभूति पर्याप्त हो जाए, युक्तियुक्त अवसर दिया है और बंधककर्ता ऐसा करने में असफल रहा है। ग जहाँ की बंधकदार अपनी पूर्ण प्रतिभूति से या उसके किसी भाग से बंधककर्ता के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के द्वारा या परिणाम स्वरूप वंचित कर दिया गया है। घ जहाँ की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जे का हकदार है, वहाँ यदि बंधककर्ता उसे उसका परिधान करने में अथवा बंधककर्ता या बंधककर्ता के हक से वरिष्ठ हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए विघ्न के बिना उस पर कब्जा सुनिश्चित कराने में असफल रहता है, परंतु खंड क में निर्देशित दशा में बंधककर्ता का या उसके विधिक प्रतिनिधि का कोई अंतरिति इस दायित्व के अधीन न होगा कि बंधक धन के लिए उस पर वाद चलाया जाए। 2 जहाँ की वाद उपधारा 1 के खंड क या खंड ख के अधीन लाया जाता है, वहाँ यदि बंधकदार अपनी प्रतिभूति का परित्याग नहीं कर देता और यदि आवश्यकता हो तो बंधक संपत्ति का प्रति अंतरण नहीं कर देता वाद और उसमें की सब कार्यवाहियों को किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी न्यायालय स्वविवेक में तब तक के लिए रोक सकेगा जब तक बंधकदार बंधक संपत्ति या उसमें से शेष जो बची हो उसके विरुद्ध अपने सब उपलब्ध उपचारों को निःशेष नहीं कर देता है। 69 विक्रय करने की शक्ति कब विधिमान्य होती है? 1-4 5 बंधकदार को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस धारा के उपबंधों के अध्ययन निम्नलिखित दशाओं में ही, न कि किन्हीं भी अन्य दशाओं में, ये शक्ति होगी कि बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना वह बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग बेच दे या बेचे जाने में सहमत हो जाए, अर्थात क जहाँ की बंधक अंग्रेजी बंधक है
और न तो बंधककर्ता और न बंधकदार हिंदू, मुसलमान या बौद्ध या राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त समय समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य मूलवंश, पंथ, जनजाति या वर्ग का सदस्य है। जहाँ की बंधकदार को बंधक विलेख द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदत्त है कि वह न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना विक्रय करा सके, और बंधकदार सरकार है। जहाँ की बंधकदार को बंधक विलेख द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदत्त है कि वह न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना विक्रय करा सके, और बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग बंधक विलेख के निष्पादन की तारीख को कलकत्ता, मद्रास, मुंबई 4 के नगरों के भीतर स्थित था या किसी अन्य नगर या क्षेत्र में स्थित था, जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट करे। 2. ऐसी कोई भी शक्ति प्रयोग में न लाई जाएगी यदि और जब तक तारांकन मूलधन के संदाय की अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना की तामील बंधककर्ता या कई बंधककर्ताओं में से किसी एक पर न कर दी गई हो और मूलधन या उसके किसी भाग का संदाय करने में ऐसी तामील के पश्चात 3 मास तक न किया गया हो, अथवा व्यतिक्रम बंधक के अधीन कुछ ब्याज जिसकी रकम कम से कम 500 रुपए हो, बकाया न हो और शोध्य होने के पश्चात 3 मास तक अदत न रहा हो। 10.3 जबकि विक्रय ऐसी शक्ति के प्रव्यंजित प्रयोग में कर दिया गया है, तब क्रेता का हक इस आधार पर अधिक्षेपणीय न होगा कि उस विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए कोई भी दशा पैदा न हुई थी जिसमें वह विक्रय प्राधिकृत होता, या कि सम्यक सूचना नहीं दी गई थी, या कि शक्ति अन्यथा अनुचित या अनियमित रूप से प्रयुक्त की गई थी, किंतु इस शक्ति के किसी अपराधिकृत या अनुचित या अनियमित प्रयोग से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उस शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नुकसानी प्राप्ति का उपचार उपलब्ध होगा। 4. बंधकदार को विक्रय द्वारा जो धन प्राप्त हुआ है वह उन पूर्विक विल्लिंगमों के, यदि कोई हो, उन्मोचन के पश्चात जिनके अध्ययन वह विक्रय नहीं किया गया है, या न्यायालय में धारा 57 के अधीन वह राशि जमा किए जाने के पश्चात, जो किसी पूर्विक विल्लिंगम को चुकाने के लिए पर्याप्त है, तत्प्रतिकूल संविदा न हो, तो प्रथमतः विक्रय या किसी प्रियतित विक्रय के प्रसंगतः अपने द्वारा उचित रूप से उपगत सब खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करने में, और द्वितीयतः बंधक धन और खर्चे और बंधक के अधीन शोध्य अन्य धन के यदि कोई हो, भुगतान में अपने द्वारा उपयोजित किए जाने के लिए बंधकदार न्यासतः धारित रखेगा, और इस प्रकार प्राप्त धन की अवशिष्टि बंधक संपत्ति के हकदार या उसके विक्रय के आगमों की रसीद देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को दे दी जाएंगी। 12.5 इस धारा या धारा 69 की कोई भी बात 1882 की जुलाई के पहले दिन से पूर्व प्रदत्त शक्तियों को लागू नहीं है। 13 तारांकन 14.69 रिसीवर की नियुक्ति 1 धारा 69 के अधीन विक्रय की शक्ति के प्रयोग का अधिकार रखने वाले बंधकदार को उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन ये हक होगा कि वह बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग की आय का रिसीवर अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेख द्वारा नियुक्त करे। 2 जो व्यक्ति रिसीवर के रूप में कार्य करने के लिए बंधक विलेख में नामित है और उस रूप में कार्य करने के लिए रजामंद और योग्य है, वह बंधकदार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे नामित न किया गया हो, या यदि वह नामित व्यक्ति कार्य करने के लिए अयोग्य हो या रजामंद न हो या मर चुके हो, तो बंधकदार ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसकी नियुक्ति के लिए बंधककर्ता भी सहमत हो। सहमति न होने पर बंधकदार न्यायालय से रिसीवर की नियुक्ति करने के लिए आवेदन करने का हकदार होगा, और न्यायालय द्वारा नियुक्त
कोई भी व्यक्ति बंधकदार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा। रिसीवर किसी समय भी ऐसे लेख द्वारा, जो बंधककर्ता और बंधकदार द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षरित हो, अथवा दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन पर और सम्यक हेतु दर्शित किए जाने पर न्यायालय द्वारा हटाया जा सकेगा। रिसीवर का पद खाली होने पर उसकी पूर्ति इस उपधारा के उपबंधों के अनुकूल की जा सकेगी। 3. इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन नियुक्त रिसीवर बंधककर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा तथा रिसीवर के कार्यों या व्यतिक्रमों के लिए बंधककर्ता अकेले ही उत्तरदायी होगा जब तक कि बंधक विलेख में अन्यथा उपबंधित न हो या जब तक कि ऐसे कार्य या व्यतिक्रम बंधकदार के अनुचित मध्यपेक्ष के कारण न हुए हों। 4. रिसीवर को ये शक्ति होगी कि वह उस समस्त आय की, जिनके लिए वह रिसीवर नियुक्त किया गया है, उस हित के, जिसका व्ययन बंधककर्ता कर सकता था, पूरे विस्तार तक, मांग और वसूली या तो बंधककर्ता के या बंधकदार के नाम में वाद लाकर या निष्पादन करा के या अन्यथा करे और उसके लिए तनुकूल विधिमान्य रसीदें दे और ऐसी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करे जो उसमें बंधकदार द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुकूल प्रत्यायोजित हों। 5. रिसीवर को धन देने वाले व्यक्ति को ये जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि रिसीवर की नियुक्ति विधिमान्य थी या नहीं। 6. रिसीवर का ये हक होगा कि वह उसे प्राप्त समस्त धन की रकम पर कमीशन 5% से अनधिक ऐसी दर से, जैसी उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट है, और यदि कोई दर ऐसे विनिर्दिष्ट न हो तो उस कुल रकम पर 5% की दर से या ऐसी दर से, जैसे न्यायालय रिसीवर द्वारा उस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर अनुज्ञात करना ठीक समझे उस किसी रकम में से, जो उसे प्राप्त हुई है, अपने पारिश्रमिक के लिए और रिसीवर के तौर पर स्वयं द्वारा उपगत सब खर्चों, प्रभारों और व्ययों की तुष्टि के लिए रख ले। 7. यदि रिसीवर को बंधकदार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित निर्देश दिया जाए, तो रिसीवर बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग का, जो प्रकृत्या बीमा कराने योग्य है, हानि या नुकसान के लिए, जो अग्नि से हो, उस मात्रा तक, यदि कोई हो, जिस तक बंधकदार ने उसका बीमा कराया होता, उस धन में से, जो उसे प्राप्त हुआ है, बीमा कराएगा और उसे बीमाकृत रखेगा। 8. बीमाधन के उपयोजन के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन रिसीवर अपने द्वारा प्राप्त सब धन को निम्न प्रकार से उपयोजित करेगा, अर्थात आय, बंधक संपत्ति पर पड़ने वाले सब भाटकों, करों, भू राजस्व, ऋणों और निर्गमों के, चाहे वे कैसे ही क्यों न हो, भुगतान में। जिस बंधक के अधिकार के बारे में वह रिसीवर है उस बंधक से पूर्विकता रखने वाली सब वार्षिक राशियों या अन्य संदायों को और सब मूल राशियों पर ब्याज को नीचा रखने में। अपने कमीशन के और अग्नि, जीवन या अन्य प्रकार के बीमाओं के यदि कोई हो, प्रीमियमों के, जो बंधक विलेख के अधीन या इस अधिनियम के अधीन उचित तौर पर देय है, और बंधकदार द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट आवश्यक या उचित मरम्मत में हुए खर्चे के संदाय में। बंधक के अधीन शोध्य होने वाले ब्याज के संदाय में। मूलधन के भुगतान में या उस मध्य यदि बंधकदार द्वारा वह ऐसा करने के लिए लिखित रूप में निर्दिष्ट हो, और जो धन उसे प्राप्त हुआ है, उसकी अवशिष्टि, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को देगा, जो यदि रिसीवर का कब्जा न होता, तो उस आय को प्राप्त करने का हकदार होता जिसका वह रिसीवर नियुक्त किया गया है, या जो बंधक संपत्ति का अन्यथा हकदार है। 9. उपधारा 1 के उपबंध केवल तब और वहीं तक लागू होते हैं, जब और जहां तक कि बंधक विलेख में कोई तत्प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त नहीं किया गया है, और उपधारा 3 से 8 तक के, जिनके अंतर्गत दोनों उपधाराएं हैं, उपबंधों में फेरफार या विस्तारण,
बंधक विलेख द्वारा किए जा सकेंगे और वे उपबंध इस प्रकार फेरफार या विस्तार किए गए रूप में यावच्छक्य उसी प्रकार से और वैसी ही सब प्रसंगतियों, प्रभावों और परिणामों के सहित प्रवर्तित होंगे मानो ऐसे फेरफार या विस्तारण उपधाराओं में अंतर्विष्ट थे। 10. बंधक संपत्ति के प्रबंध या प्रशासन विषय किसी वर्तमान प्रश्न पर, जो ऐसे कठिनाईपूर्ण या महत्वपूर्ण प्रश्नों से भिन्न हो, जिनके बारे में न्यायालय की राय हो कि वे संक्षिप्त निपटारे के लिए उचित नहीं है। न्यायालय की राय, सलाह या निर्देश के लिए न्यायालय से आवेदन वाद संस्थित किए बिना किया जा सकेगा। आवेदन में हितबद्ध व्यक्तियों में से उन पर, जिन्हें न्यायालय इस संबंध में ठीक समझे, आवेदन की प्रति की तामील कराई जाएगी और वे उसकी सुनवाई में हाजिर हो सकेगा। इस उपधारा के अधीन किए गए हर एक आवेदन के खर्चों का अधिनिर्णय न्यायालय के विवेकाधीन होगा। 11. इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिससे उस बंधक को प्रवर्तित कराने के वाद में अधिकारिता हो।